हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उपकला ऊतक के बारे में समझाया था। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है, उपकला ऊतक कंप्लीट हो गया था जिसके दो पार्ट आप पढ़े थे। अब देखते हैं संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में आप ध्यान से समझें। संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, जटिल प्राणी हैं, उनके शरीर में संयोजी ऊतक पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है और विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संयोजी ऊतक नाम जो है इस बेस पर दिया गया है, इस आधार पर दिया गया है कि यह ऊतक जो है अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, उनके आलंबन के लिए आधार प्रदान करता है, इसीलिए इस ऊतक को संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संयोजी ऊतक होते क्या हैं। तो जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत रूप से और विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है, और यह संयोजी ऊतक नाम जो है शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार के कारण दिया गया है। तो संयोजी ऊतक नाम जो है वह एक दूसरे ऊतकों, अंगों को आपस में जोड़ने और आलंबन प्रदान करने के कारण इस ऊतक का नाम संयोजी ऊतक दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक, ठीक है, जैसे कि उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित हैं। तो संयोजी ऊतक में कौन कौन से ऊतक सम्मिलित हैं। तो संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक सम्मिलित होते हैं। विशेष प्रकार के ऊतक में जैसे कि उपास्थि आता है, इसी में अस्थि भी आता है, वसीय ऊतक आते हैं तथा रक्त भी संयोजी ऊतक कहलाता है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रक्त को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक, इनमें कोशिका जो है वह एक संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। यह रक्त में नहीं होता है। बाकी उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक में कोशिका जो है एक संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का, प्रोटीन फाइबर का स्रावण करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। क्या वर्क है इनका। ए, ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कोलेजन या इलास्टिन की मदद से ऊतक को पावर मिलता है, शक्ति मिलता है, इलास्टिसिटी मिलती है, प्रत्यास्थता मिलता है और इनमें लचीलापन आता है। ए कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोशिकाएं जो हैं इसमें प्रोटीन के तंतु के श्रावण के अलावा जो है पॉलीसेकेराइड का भी श्रावण करती हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कोशिका जो हैं वे रूपांतरित पॉलीसेकेराइड, कोशिका जो हैं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा हो जाता है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है, मैट्रिक्स का कार्य करता है। ठीक है, संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। कनेक्टिंग टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है, लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संयोजी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, लचीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं संयोजी ऊतक के बारे में। आपको बताया गया कि संयोजी ऊतक जो नाम है वह इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ऊतक अंग को एक दूसरे से जोड़ने अथवा आलंबन प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जैसे कि उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक और रक्त।
रक्त को छोड़कर जितने भी संयोजी ऊतक हैं उनमें कोशिका जो है एक संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का स्रावित करती है, तंतु का स्राव करती है, जिसे कोलेजन या एलास्टिन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या वर्क है? तो ये ऊतक जो है शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करता है। कोशिकाएं जो हैं वे रूपांतरित पॉलीसेकेराइड का भी स्राव करती हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा हो जाता है और आधात्री का निर्माण करता है, मैट्रिक्स का निर्माण करता है। अब प्रश्न है कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला है लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक और तीसरा विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं शिथिल संयोजी ऊतक या लचीले संयोजी ऊतक के बारे में। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे के अर्धतल आधारी पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो शिथिल संयोजी ऊतक होता है, शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका और तंतु जो है एक दूसरे से अर्धतरल आधारी पदार्थ में, ठीक है, सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड, अर्धतरल, सेमी लिक्विड, ठीक है, सेमी लिक्विड बेसमेंट मटेरियल्स जो हैं, आधारी पदार्थ हैं, उनसे यह शिथिलता से जुड़े रहते हैं। जैसे त्वचा गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है, तो त्वचा के नीचे जो है त्वचा गर्तिका ऊतक पाया जाता है, जो शिथिल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया, लचीला संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। पहला आप देख रहे हैं लचीला संयोजी ऊतक अर्थात शिथिल संयोजी ऊतक। ठीक है, इसमें आपने देखा कि शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका और तंतु एक दूसरे के अर्धतरल आधारी पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। इसमें जो है कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारी पदार्थ में शिथिलता से, नरमी से जुड़े रहते हैं। जैसे त्वचा गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है, चित्र 7.4। तो चित्र 7.4 आप देख सकते हैं, यह फिगर अब है ढीला संयोजी ऊतक, ढीला संयोजी ऊतक जिसमें आप देख रहे हैं एरियोलर ऊतक। ठीक है, यह आपका एरियोलर ऊतक है और यह आपका देख रहे हैं वो है वसा ऊतक। ठीक है, तो यह आपका एरियोलर ऊतक और यह आपका वसा ऊतक है। एरियोलर ऊतक में अगर देखा जाए तो इसमें आप देखें, इसमें मैक्रोफेजेज हैं, जिसे बृहद भक्षकाणु कहते हैं। मैक्रोफेजेज इसमें पाए जाते हैं, बृहद भक्षकाणु मैक्रोफेजेज। और इसमें आप देख रहे हैं रेसे हैं, ठीक है, तंतु हैं, रेसे कोरक जिसे कहेंगे, और कोलाजन रेसा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब कोलाजन के रेसे हैं, कोलाजन रेसे हैं। यह आपका तंतु रेसा कोरक है और यह आपका बृहद भक्षकाणु है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारी पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। जैसे त्वचा गर्तिक ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। ठीक है, तो यह जो ऊतक है यह उपकला के लिए आधारीय ढांचे का काम करता है। ठीक है, बेसमेंट स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो यह प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक, ठीक है, इस संयोजी ऊतक में क्या पाए जाते हैं? तंतु कोरक पाए जाते हैं, अर्थात जो तंतु को जन्म देते हैं। महाभक्षकाणु और मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि यह बृहद भक्षकाणु है, जिसे महाभक्षकाणु भी कहते हैं। और यहाँ पे तंतु कोरक आप देख रहे हैं, ये तंतु कोरक हैं, रेसे हैं, कोलाजन्स फाइबर्स होते हैं और मास्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो त्वचा गर्तिक ऊतक है यह प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। यह प्राय उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्राय तंतु कोरक, ठीक है, इस संयोजी ऊतक में क्या पाए जाते हैं? तंतु कोरक पाए जाते हैं, जो प्राय तंतु को जन्म देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है
इसमें महाभक्षकाणु और मास्ट कोशिकाएं होती है। महाभक्षकाणु है आपका और यह मास्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, वसा ऊतक दूसरा थिसिल संयोजी ऊतक है। यह जो फिगर आप देख रहे हैं यह आपका वसा ऊतक है, यह भी एक थिसिल संयोजी ऊतक होता है। तो वसा ऊतक दूसरा थिसिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतया त्वचा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, यह भी जो है त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। तो इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वसा को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। वसा संग्रह क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह इलाका जो है वसा संग्रह क्षेत्र है जहाँ पे वसा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो वसा ऊतक जो है दूसरा थिसिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भोजन में, ठीक है, भोजन के जो पदार्थ हैं अगर वे प्रयोग में नहीं हो रहा है तो कोशिकाएं जो हैं इनको वसा के रूप में इनको संग्रहित कर लेती है, इनको विशिष्टीकृत कर लेती है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका जो है और तंतु, शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारित पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं, जैसे त्वचाग्रतिक ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। यह प्रायः उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक होते हैं, अर्थात जो तंतु को जन्म देते हैं। महाभक्षकाणु होती है और मास्ट क्रियाएं होती हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वसा ऊतक जो है दूसरा थिसिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं, भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यह था आपका सघन संयोजी ऊतक के बारे में जानकारी। और भी देखें ध्यान से, सघन संयोजी ऊतकों में तंतु, यह तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती हैं। तो सघन संयोजी ऊतक में जो तंतु होते हैं और तंतु कोशिकाएं जो होती हैं वे दृढ़ता से मजबूती से व्यवस्थित रहती हैं। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अभिविन्यास के आधार पर जो है तंतु और तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक में बांटा गया है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में एकांत कतार में उपस्थित होते हैं। तो जो सघन नियमित ऊतक है, जो सघन नियमित ऊतक है, तो सघन नियमित में ऊतक में तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच कतार में उपस्थित होते हैं। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं तथा स्नायु जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है, इसके उदाहरण हैं। तो आप देख रहे हैं कि नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक में सघन संयोजी ऊतक को डिवाइड करते हैं। सघन नियमित ऊतक जो हैं वे तंतु कोरक के समांतर गुच्छों के बीच कतार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसके उदाहरण हैं वे हैं कंडराएं और स्नायु। ठीक है, कंडरा क्या करती है? कंडरा जो है कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। कंडरा जो है कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं, जबकि जो स्नायु है लिगामेंट है जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, तो स्नायु क्या करता है? एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम स्नायु का होता है, जबकि कंडरा का काम जो है कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ने का होता है। कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंडराएं क्या हैं? कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं तथा स्नायु
जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ती हैं। ठीक है, ये दोनों सघन संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। कोलेजन तंतु का गुच्छा, कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। तो आप देख रहे हैं कि जो कोलेजन तंतु होते हैं उनका गुच्छा जो है वह कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। और इसे टूटने से बचाता है। ठीक है, तो यह था आपका जो है सघन संयोजी ऊतक के बारे में, जिसमें आपने देखा कि कोलेजन तंतु का गुच्छा जो है कंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। फिगर देख लें यहाँ पे, यह आपके कोलेजन रेशे हैं, कोलेजन रेशे आप देख रहे हैं। यह घना संयोजी ऊतक के दोनों उदाहरण आते हैं। यह आपका कोलेजन रेशे हैं, घना नियमित हैं, और यह आपका घना अनियमित है। ठीक है, दोनों में कोलेजन रेशे होते हैं। यह घना अनियमित है, ठीक है, लेकिन यह घना क्या है, नियमित है। ठीक है, दोनों सघन संयोजी ऊतक के पार्ट हैं। आगे देखें सघन नियमित। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीले स्नायु में पाया जाता है। तो सघन और नियमित संयोजी ऊतक किसमें पाया जाता है? तो सघन और नियमित संयोजी ऊतक जो है वह लिगामेंट्स में पाया जाता है, स्नायु में पाया जाता है। तो सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु में पाया जाता है, लिगामेंट्स में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक, सघन अनियमित ऊतक में तंतु और तंतु कोरक होते हैं। सघन अनियमित ऊतक में तंतु होते हैं और तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश भाग जो है वह कोलेजन ही होता है, जिनका अभिविन्यास अलग होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सघन अनियमित ऊतक में अभिविन्यास क्या होता है, अलग होता है, और इसमें तंतु और तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, तो यह ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि, अस्थि और रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। तो अब विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक कौन है? तो उपास्थि है, कार्टिलेज है, अस्थि है, बोन है, और आपका रक्त है, जो विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें। पहले देखते हैं उपास्थि के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, जो आपका क्या है, एक संयोजी ऊतक है। देखिए ध्यान से, उपास्थि, उपास्थि का अंतराकोशिकीय पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य और संपीड़न रोधी होता है। तो उपास्थि का, कार्टिलेज का जो अंतराकोशिकीय पदार्थ होते हैं, इंटर सेलुलर सब्सटेंस हैं, अंतराकोशिकीय पदार्थ हैं, वे ठोस हैं, विशिष्ट, अनम्य और संपीड़न रोधी होते हैं। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं स्वयं द्वारा स्रावित अधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि इस ऊतक में जो बनने वाली कोशिकाएं हैं, अर्थात उपास्थि अणु हैं, वे स्वयं के द्वारा स्रावित अधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यह आपका फिगर है, और जो विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक में उपास्थि का उदाहरण है, जिसमें आप कोलेजन फाइबर को देख रहे हैं, और यह आपकी उपास्थि कोशिका है। ठीक है, तो इसमें जो है उपास्थि जो है का अंतराकोशिकीय पदार्थ ठोस होता है। उपास्थि का जो ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो ठोस होता है, विशिष्ट, अनम्य और संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक में बनने वाली कोशिकाएं उपास्थि अणु स्वयं द्वारा स्रावित अधात्री में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद होती हैं। ठीक है, कशेरुकी प्राणी में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कशेरुकी प्राणियों में जो अस्थि है, ठीक है, जो उपास्थि है, अधिकांश रूप में होती है किस अवस्था में? कशेरुकी अवस्था में, भ्रूण में। कशेरुकी भ्रूण में जो है विद्यमान अधिकांश उपास्थियां जो है वयस्क अवस्था में अस्थि में चेंज हो जाती हैं। तो कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां
वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थि जैसे नाक की नोक, बाह्य कान की संधियों, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य और पैर और हाथ में पाई जाती हैं। ठीक है, तो उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आप अपने नाक का अगले हिस्से को देख सकते हैं, बाह्य कान संधियों को देख सकते हैं, मेरुदंड के आसपास की उपास्थि के मध्य और हाथ और पैर में उपास्थि पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। अब देखते हैं अस्थि के बारे में, बोन के बारे में। खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होता है। इसका आनम्य अधात्री कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो यह फिगर आप देख रहे हैं, यह फिगर आपका अस्थि का है, बोन का है, जिसमें सहत अस्थि ऊतक को दिखाया गया है, सहत अस्थि ऊतक को दिखाया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अस्थि जो होता है वह खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होता है। अस्थि जो है, बोन जो है, वह खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होता है और इसका आनम्य आधात्री कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण युक्त होता है। तो इसका जो आनम्य होता है वे कोलेजन तंतु और कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो अस्थि जो है यह शरीर का मुख्य ऊतक होता है। अस्थि क्या है? अस्थि जो है वह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों की संरचनात्मक ढांचा बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि अस्थि जो है शरीर का मुख्य ऊतक है जो शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देने का काम करता है। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो जो बोन सेल्स हैं, अस्थि कोशिकाएं हैं, वे आधात्री के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती हैं। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है। ठीक है, तो जो पैर के बोन्स हैं वे लंबी बोन्स होती हैं और वे भार के सहने का कार्य करती हैं। ठीक है, भार वहन का कार्य करती हैं। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। तो अस्थि जो है वह कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती हैं। कुछ अस्थियों में जैसे कि अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है जो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है, जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यह सब जो है बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो यह था आपका अस्थि के बारे में। अब देखते हैं रक्त के बारे में। तो देखें, रक्त भी एक आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाएं पाई जाती हैं। पट्टिकाणु पाए जाते हैं अर्थात प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल होता है। रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, वह मुख्य परिसंचारी तरल होता है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह आपका रक्त है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाओं और पट्टिकाओं, प्लेटलेट्स को दिखाया जाता है। यह आपके विशिष्ट संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, तो रक्त क्या है? रक्त जो है आपका संयोजी ऊतक होता है। कैसा? तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर है। ठीक है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, सफेद रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स अर्थात पट्टिकाणु पाए जाते हैं। रक्त जो होता है वो मुख्य परिसंचारी तरल होता है। ठीक है, जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी आपको अध्याय 17 और 18 में मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आपको पेशी ऊतक के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।